Assalamualaikum. वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी एस एस। सी एस एस हमारे पास क्या है? ये है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होती है? सबसे पहले जो हमारे पास हमने एच टी एम एल को स्टडी किया, जो लोग सी एस एस पे न्यू आए हैं तो वो पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जो एच टी एम एल है वो एक कोई हम चीज़ बना रहे हैं, कोई बॉडी स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर था। अब उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर हमने शेप देनी है, उसको स्टाइल्स देने हैं, उसको खूबसूरत बनाना है, तो वो किस चीज़ से करेंगे? हम सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट से करेंगे। तो आज इस लेक्चर के लिए हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं सी एस एस नेम रख देता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर को हमने वी एस कोड में ओपन करना है। तो अब तक आप लोग जानते होंगे कि हमने यहाँ पे क्या करना है, सी एम डी और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे कोड लिखकर स्पेस देकर डॉट एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास क्या है, सी एस एस खुल गई। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये फाइल मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, जनरल स्ट्रक्चर आ गया। आज हमने सी एस एस को पढ़ना है। ठीक है, सी एस एस को हम 3 तरीके से, सबसे पहले हमें एच टी एम एल की फ़ाइल लेनी है, देन एच टी एम एल की फ़ाइल को सी एस एस के साथ लिंक करना है। ठीक है, ये आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग दे देता हूँ H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, ये हमने CSS का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CSS को यूज़ करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको 1 कह देता हूँ। ठीक है, 1। और ये हम क्या है, मैं नंबर लिस्ट भी यहाँ पे लगा सकता था, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, ये अभी हम देखेंगे कि एक्सटर्नल क्या है। जो एक्सटर्नल है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट हम इसी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, मैं यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा तरीका है, वो हमारे पास है इंटरनल। इंटरनल हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी अभी हम देख लेते हैं, लेकिन हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे सारे यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन हमने स्टैंडर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास इनलाइन। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन हमने क्या है, उसी टैग के अंदर ही यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। अगर आपने गो लाइव का सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे आके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है, गो लाइव। तो ये हमारे पास क्या है, गो लाइव आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू CSS, हमने क्या है, हेडिंग दी है और उसको एक्सटर्नल, उसके क्या है, 3 तरीके मैंने यहाँ पे बताए हैं। कौन कौन से, एक एक्सटर्नल यूज़ है, दूसरा हमारे पास है इंटरनल और तीसरा है इनलाइन। ठीक है, ये सारे तरीके अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आ जाते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंटरनल। इंटरनल हमने कैसे यूज़ करना है, इंटरनल यूज़ करने के लिए हमने
जो हमारे पास है, हमने स्टाइल का टैग यूज़ करना है। ठीक है, स्टाइल का टैग यूज़ करना है और उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो उसको क्या है, कलर दे देगा। हमने फॉर एग्जांपल कलर देना है किसी चीज़ को, तो ये अभी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इंटरनल को। इंटरनल CSS हमारे पास क्या है, हेड के अंदर जाना है और हेड के अंदर हमने क्या है, स्टाइल का टैग दे देना है। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक चीज़ ख़ास ख्याल रखनी है। ठीक है, हमने HTML के किसी भी टैग को यूज़ करना है। ठीक है, मैं अगर H1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्टर बन गया। ठीक है, CSS में इसको सिलेक्टर कहेंगे। तो मैं अगर इसको देता हूँ कलर, ठीक है, कलर दिया, कलर मैं इसका एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, जब आप कलर देंगे तो कलर नेम के साथ वो कलर भी शो होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसका कलर क्या है, चेंज हो गया है। अब अगर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। अब चेक करें, ये हमारे पास ये कलर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल CSS है। ठीक है, इंटरनल CSS क्या है, इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं, हेड के अंदर जाकर स्टाइल का टैग देते हैं और स्टाइल के अंदर सारा डाटा, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ स्टाइल के टैग को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इनलाइन। इनलाइन में हमने क्या करना होता है, इनलाइन में उस पर्टिकुलर टैग के अंदर हमने क्या है, स्टाइल का टैग देना है और यहाँ पे इसका कोई भी चीज़ दे देनी है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर यहाँ पे कर देते हैं ब्राउन। तो यहाँ पे अब देखें ये हमारे पास क्या है, ब्राउन हो गया। अब इसका कोई कलर और भी चेंज कर सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो ये अब हमारे पास क्या है, ग्रीन हो गया। अब ये दो तरीके थे, लेकिन ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। ठीक है, ये मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे बताए हैं कि CSS को यूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल तरीका है वो हमारे पास है एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना। एक्सटर्नल CSS हमारे पास क्या है, हेड के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है लिंक। ठीक है, लिंक वो रिलेशन हमारे पास खुद ब खुद दे देगा कि ये स्टाइल शीट का रिलेशन है। ठीक है, CSS मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ का मुखफ़िफ़ है। तो href में हमने क्या देना है, href में हमने यहाँ पे देना है CSS को लिंक करना है। ठीक है, जैसा कि हम एंकर के टैग में आपस में लिंक जनरेट करने के लिए क्या करते थे, href के अंदर उस फाइल की लोकेशन देते थे। अब यहाँ पे href देने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट href लिख दें, href के अंदर हमने जो CSS को लिंक करना है उसका नेम लिख दें, तब भी हम कर सकते हैं, या अलहदा से न्यू फाइल पे क्रिएट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे href के अंदर हमने लिखना है style .css। ठीक है, अब हम इस कर्सर को इसके करीब ले आएंगे तो यहाँ पे फॉलो लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये फाइल मुझे नहीं मिल रही, तो ये फाइल क्रिएट कर दें। ठीक है, हमने ये फाइल क्रिएट कर दी। अब फाइल हमने क्रिएट कर ली है, अब फाइल क्रिएट कर ली है तो इसके अंदर हमने क्या है, ये एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्टर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने अब P हमारे पास एक टैग था, अब P को हम टारगेट कर लेते हैं। P इसको हम क्या है, कलर कर देते हैं। तो कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे कलर का टैग देंगे, कलर का टैग दिया, यहाँ पे कोई भी कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, तो ये जो पैराग्राफ में जो भी था उसका ये कलर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, तो जो हमने क्या है पैराग्राफ में सिलेक्टर के तौर पे यूज़ किया वो हमारे पास सारी चेंजें आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर।
यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास है स्टैटिक, ठीक है। अब हम अगर स्टैटिक को अब टारगेट करते हैं और यहाँ मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, एक्वामेरीन। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, होल स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास उसको चेंज कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हम बुक की तरफ, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, ये फ्लैश वीडियो भी हमने कल देखे थे। आज हमने क्या है, CSS को पढ़ना। तो ये हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग CSS। उम्मीद है अब तक आप CSS से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि CSS हमारे पास क्या है। जैसा कि ये नाम से ज़ेर है, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये हमारे पास एक स्टाइल शीट है, ठीक है, जो हमारे पास मैंने ये भी बताया कि ये स्ट्रक्चर है और उसको डिज़ाइन देने के काम आती है। HTML एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने डिज़ाइन करना है। व्हाट CSS डज ये बता दें, हाउ CSS वर्क्स ये मैंने बताया है। इसके यूज़ के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। हमने स्टैंडर्ड यूज़ करना है, एक्सटर्नल CSS। अब रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, अब ये हम देख लेते हैं बुक से कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने CSS को लिंक करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये एक फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अब हम यहाँ इससे फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब हम कोड में जाते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट मैं लिख देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे हमारे पास कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मोनोस्पेस दे देता हूँ। इस इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली। अब पहले फ़ॉन्ट हमारे पास और थे, अब हमारे पास क्या है, और तरीके से आ गए। और ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने क्या है, पूरे पेज को दे दिया है, क्योंकि हमने जो सिलेक्टर यूज़ किया हुआ है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर पूरे पेज में, पूरी वेबसाइट में जितनी आप बना रहे हैं, ठीक है, उसका एक पेज है, उसकी एक शीट है। जो ये style.css की जो शीट है ये उस पूरी में चेंजिंग कर देगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली अब हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज़ है कलर भी हमने देख लिया। H1 H2 H3 हमने जितने भी यहाँ पे टैग्स होते हैं HTML में, CSS में वो एज अ सिलेक्टर होंगे और हम एक से ज़्यादा को इकट्ठा भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने H1 H2 H3 सबको एक कॉमा के साथ क्या है, एक लिखकर नेक्स्ट कॉमा देना है, फिर नेक्स्ट लिखना है। सबको इकट्ठा भी हम यहाँ पे क्या है, कॉल कर सकते हैं और उन पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साथ में बता रहा है कि सबसे पहले हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी। जैसा कि प्रॉपर्टी हमने ली कलर, उसके आगे यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू देनी है। तो कलर कौन सा लिया हमने, येलो। ये ग्रेजुअली अभी हम क्या है कर रहे हैं, ये देखते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ है यूजिंग एक्सटर्नल लिंक। ये मैंने आपको बता दिया है कि एक्सटर्नल CSS कैसे जोड़नी है। लिंक का टैग डिफाइन करवाना है इन हेड, ठीक है। हेड में आकर लिंक का टैग देना है और लिंक का टैग देने के बाद यहाँ पे रिलेशन स्टाइल शीट ऑलरेडी उसने बताया हुआ है। href में style.css लिख के फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। एक तरीका ये है, या यहाँ पे आके पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब फ़ाइल क्रिएटेड खड़ी है, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखें, फ़ाइल आप पहले क्रिएट करेंगे तो s लिखेंगे और वो फ़ाइल खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सटर्नल CSS को लिंक करने का तरीका है। अब टाइप और रिलेशन ये मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट चीज़ है यूजिंग इंटरनल CSS। इंटरनल हमारे पास क्या है, हेड में जाके स्टाइल का हमने क्या है, ये दे देना है, ठीक है। स्टाइल का टैग दे देना है, ये इंटरनल होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन। अब यहाँ पे हम CSS के मुख्तलिफ देख लेते हैं सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है,
टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑन दी पेज, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है स्टैटिक उस वो है स्टैटिक और वो पूरे पेज को टारगेट करता है। नेक्स्ट है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर में हम जैसा कि कोई डिव की कमांड देते हैं, हेडिंग की कमांड देते हैं या हम पैराग्राफ का टैग देते हैं, हम उसको क्या है टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप सिलेक्टर है। नेक्स्ट चीज़ है क्लास सिलेक्टर। क्लास क्लास सिलेक्टर के लिए हम सबसे पहले कोई ना कोई क्लास देंगे। ठीक है, क्लास कैसे देनी है, यहाँ पे आ जाएं HTML में। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल शीट में इनको क्या है कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। अब ये कमेंट कर दिए हैं, जो हमारे पास अब रिजल्ट है अगेन क्या है सिंपल बन गया है। अब हम इसको क्या है क्लास के हवाले से देखेंगे कि क्लास हमने कैसे देनी है। क्लास हमने टैग के अंदर देनी होती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, सब अब देखते हैं क्लास सिलेक्टर। और क्लास को कॉल करने के लिए हमने डॉट लिखना है और उसके आगे क्लास का नेम लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ H1 को क्लास दे देता हूँ। मैं इसको क्लास क्लास लिखा और मैं इसको क्लास दे दूँ SD। ठीक है, मैंने इसको क्लास दे दी। अब यहाँ पे मैं आया CSS में और यहाँ पे देखें बुक पे भी लिखा हुआ है क्लास को कॉल कैसे करना है, डॉट के आगे उस क्लास का नेम लिख देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है डॉट और उसके आगे SD, ये हमने क्या है कॉल कर लिया। अब हमने ये ब्रैकेट्स डालनी है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने कोई भी जो प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अगेन दे देता हूँ कलर और कलर यहाँ से हम क्या है ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखें हमारे पास क्या है उसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, ब्लू कलर हो गया है। ये हमने क्या है इसको H1, अब वो क्या है सिंपल H लिखा हुआ था, मैंने H1, हमारे पास क्या होता है H1। H1 को हमने क्लास दी है SD और SD को CSS में कॉल कैसे किया है, डॉट लगाकर उसको कॉल किया है और उसको एक कलर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सैंस सेरिफ दे देते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। नेक्स्ट चीज़ है हम इसको खुद से अपना क्या है जहन यूज़ करना है। अब मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन हमारे पास क्या है मार्जिन लेफ्ट साइड से वो उसको क्या है स्पेस छोड़ देगा। मैं इसको दे देता हूँ 22%। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। ये उसने क्या है लेफ्ट साइड से उसको स्पेस मार्जिन दे दिया, उसका स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ aqua। अब ये देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखें उसने बैकग्राउंड में इसको कलर दे दिया है। अब मैं मार्जिन हटा के आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास H1 है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पहले जब हम HTML में जस्ट लिखते थे तो हमें पता नहीं था कि ये क्या हमारे पास कर रहा है। ठीक है, अब जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा उस लाइन पे हम कोई और चीज़ नहीं लिख सकते। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, हमने उसको क्या है पीछे से बैकग्राउंड कलर जब दिया तो वो पूरी लाइन को कवर कर रहा है। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं तो हम जब तक उसको BR की कमांड नहीं देंगे तो जो भी हम न्यू लिखते जाएंगे वो उसी लाइन पे आएगा। ठीक है, जहाँ जब तक कि ये लाइन पूरी ख़त्म ना हो जाए। अब बुक पे आ जाते हैं, क्लास सिलेक्टर हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज़ है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर के लिए हमने क्या करना है, अपने कोड पे आते हैं HTML में। मैं अब P हमारे पास है। ठीक है, इस P पूरे को या यहाँ पे मैं कोई और चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, BR और यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ। ठीक है, H2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड और इसको हमने अब ID देनी है। ID जब लिखेंगे तो हमारे पास खुद से ID आ जाएगी। ठीक है, ID अब हमने ID का यहाँ पे नेम देना है, कोई भी दे सकते हैं, मैं TR लिख देता हूँ। ठीक है, IG
अब CSS में जाना है, इस आईडी को कॉल करना है। आईडी को कॉल कैसे करना है, बुक में लिखा हुआ है, पहले हैश लगाना है और देन आईडी का नेम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आईडी मैंने यहाँ पे हैश लगाना है, पहले हैश और आईडी कॉल कर ली। ब्रैकेट्स में हमने कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ कलर, इसको भी कलर कर देते हैं, ये कलर कर दिया इसको। ये देखें, ये इसका क्या है, एक मिनट। आईडी का नेम हमने क्या लिखा था, TR, ठीक है। TR हमने लिखना है, आईडी नहीं लिखना। अब हमने TR लिखा तो क्या है, उसने उसका कलर चेंज कर दिया। पहले आईडी लिखा था तो उसने कलर चेंज नहीं किया। तो ये खास ख्याल रखना है, जो आईडी नेम देना है हैश के बाद उसी आईडी नेम को वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आईडी का नेम लिखना है, आईडी नहीं लिखना। आईडी का नेम हमने क्या दिया था, TR, और TR लिखा तो हमारे पास उसने चेंजेस कर दी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लास सिलेक्टर में उसने डॉट नोट भी लिखा हुआ है और P डॉट नोट। ये क्या चीज़ शो हो रहा है, हम क्लास जो हमारे पास है, हम एक ही क्लास डिफरेंट चीज़ों को दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दे के दिखा देता हूँ। क्लास हमने क्या दी हुई है, SD, किस चीज़ को, इस H1 को, H2 को भी, P को भी हम क्या देते हैं, यही क्लास दे देते हैं। P को भी अब मैंने यही क्लास दे दी। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अपने कोड पे आते हैं। तो उसने बैकग्राउंड कलर भी कर दिया, ये सब चीज़ें क्या है, चेंज कर दी। अब हम क्या है, अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे बुक पे मैं आपको दिखा दूँ, P डॉट नोट, ये क्या काम करेगा, जो हमारे पास सिलेक्टर है P को सिलेक्ट करेगा और हर P को नहीं, जिसकी क्लास हमारे पास नोट होगी उसी में वो चेंजिंग कर देगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्लास हमारे पास क्या थी, P डॉट SD, क्लास हमने क्या दी थी, SD। अब ये सिर्फ P को टारगेट करेगा जिसकी क्लास SD है। ये देखें, उसने हेडिंग को छोड़ दिया है, तो उसने सिर्फ उसी क्लास को कॉल कर लिया। अब हम एक और P भी बना लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। P का टैग यूज़ दिया, दिस इज हेडिंग 2, ठीक है। अब ये देखें, उसने इस P को टारगेट नहीं किया, उसने सिर्फ इस P को किया जिसकी क्लास हमारे पास थी SD, हमने कोई क्लास दी हुई थी। अब आईडी सिलेक्टर भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर हमारे पास कैसे वर्क करता है, हमने अगर लिस्ट कोई बनाई हुई है, यहाँ पे उसने लिस्ट की एग्जांपल दी है, लिस्ट बनाई हुई है, टारगेट्स एनी एंकर टैग एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ एन लिस्ट एलिमेंट्स बट नॉट अदर एलिमेंट्स इन द पेज। अब ये हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर क्या काम करेगा, ये फोल्डर के अंदर जो चीज़ है उसको टारगेट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे हम OL, ठीक है, OL बना लेते हैं, LI स्टैटिक फ्री, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट का हम कोई ना कोई नेम दे देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे मैथ, ठीक है। हमने एक लिस्ट को नेम दे दिया। अब इसको रेंडर करके देखते हैं, उसने क्या है, ये एक ऑर्डर लिस्ट बना दी है। अब हमने इसको क्या है, टारगेट करना है। टारगेट कैसे करेंगे, ये अभी हम देख लेते हैं। अपने कोड पे आते हैं, यहाँ पे स्टाइल शीट पे जाना है और इसको टारगेट करना है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है LI का जो है, LI इज़ ग्रेटर देन, जैसा कि ये बुक में है कि जो LI का चाइल्ड है A, उस पे उसको हमने टारगेट करना है, ठीक है। उसको टारगेट करना है और उसका कलर हमने चेंज किया। लेकिन यहाँ पे देखें क्या है,
जो हमारे पास लिस्ट थी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली क्या बात है कि li इसका इसमें एंकर टैग ज़रूर इंक्लूड करना है। तो अब अगेन हम अपने कोड पे आएंगे index.html में, और यहाँ पे एक और हम लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। और लिस्ट के अंदर हम एक एंकर टैग बना देते हैं। एंकर टैग बनाया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, google.com, और ये हमने क्या दिया गूगल को, इसको मैं यहाँ पे क्या है गूगल लिख देता हूँ। और एक इससे बाहर बना लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट से बाहर, ठीक है, लिस्ट से बाहर बना लेते हैं एंकर का टैग। एंकर का टैग हम बना लेते हैं, यहाँ पे href दे देते हैं, यूट्यूब्स, और यहाँ पे दे देते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, snapchat.com, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है स्नैपचैट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये देखें, जो हमारे पास एंकर का टैग था लिस्ट के अंदर, उसने सिर्फ उसी का कलर चेंज किया है, ठीक है। स्नैपचैट का उसने क्या है कलर चेंज नहीं किया, बल्कि वो हमारे पास क्या है, कोई भी लिंक हमारे पास क्या है ब्लू शो होता है, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ों को मैं क्या है कमेंट कर देता हूँ, वो हमारे पास तो ये हमारे पास कोई भी जो लिंक होता है वो हमारे पास ब्लू शो हो रहा होता है। अब हमने क्या है लिस्ट के चाइल्ड को ए को, ठीक है, लिस्ट का चाइल्ड जो कि हमारे पास क्या था ए, हमने उसको टारगेट किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एंकर का टैग दें, हम यहाँ पे कोई और टैग दें लिस्ट के अंदर और हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है एंकर के टैग को चूज़ किया और एंकर के टैग को हमने देखा। अब इसका कलर हम कोई और चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है अब रेड हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है रेड कलर हो गया है। तो ये हमारे पास था चाइल्ड सिलेक्टर। नेक्स्ट है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर हमारे पास क्या काम करता है, टारगेट्स एनी ए एलिमेंट दैट सिट इनसाइड ए p एलिमेंट इवन इफ देयर आर अदर एलिमेंट्स नेस्टेड बिटवीन देम। नेस्टेड क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ पहले देखेगा कि हमारे पास पैराग्राफ में जाना है और पैराग्राफ में जो एंकर टैग यूज़ हुए हैं उनको टारगेट करेगा, ठीक है। ये आपने खुद करना है, मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये हमारे पास क्या काम करता है, टारगेट्स द फर्स्ट p एलिमेंट आफ्टर एनी h1, ठीक है। h1 प्लस p हम कर देंगे, तो h1 के बाद जो हमारे पास पैराग्राफ का टैग होगा, पहले पैराग्राफ p टैग को ये टारगेट करेगा, नेक्स्ट जो p एलिमेंट्स होंगे उनको टारगेट नहीं करेगा, ठीक है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये हमारे पास क्या वर्क करता है, इफ़ यू हैड 2p एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ एन h1 एलिमेंट दिस रूल वुड अप्लाई टू बोथ। ये हमारे पास क्या काम करेगा, h1 के अंदर हमने अगर पैराग्राफ के टैग, ज़रूरी नहीं है कि p के टैग हों, कोई भी टैग हो सकते हैं, तो अब हमने उनको सबको टारगेट करना है, तो हम ये साइन यूज़ करेंगे h1 के साथ, ये जो हमारे पास साइन है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हम मैथ में इसको एज अ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ CSS रूल्स कास्केड। अब यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जो एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कुछ चीज़ों के क्या है कलर चेंज किए हुए हैं। अब कलर चेंज कैसे किए हुए हैं, उसने वर्ड्स को क्या किया है, अब पोटैटो को बोल्ड कर दिया है और बोल्ड को यहाँ पे बी को टारगेट कर दिया होगा, ठीक है। बी को यहाँ पे ये देखें कलर पिंक किया हुआ है और यहाँ पे जो बी है उसका कलर क्या है पिंक हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने ये सारी चीज़ों को टारगेट करके देखा है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिव। अब डिव हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिव हमारे पास क्या होता है,
अब यहाँ पे हम div की एग्जांपल देख लेते हैं। div में हमने क्या है, उसने h1 डिनोट किया हुआ और p डिनोट किया हुआ है। हम यहाँ पे खुद से करके देख लेते हैं, ठीक है। HTML पे आते हैं और पहले सारे कोड को क्या है ख़त्म कर देते हैं। इसको अनकमेंट कर देता हूँ और सारे से ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब हम क्या है div यूज़ करेंगे। ये स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल को भी यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे div के अंदर मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैं h1 दे देता हूँ, h1, और मैं इसको कह देता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। और इसके अंदर हम कोई पैराग्राफ लिख देते हैं, p lorem, ठीक है। मैंने इसको lorem कर दिया। lorem हमारे पास क्या है, खुद से टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको, ये हमारे पास है div के अंदर हमने एक हेडिंग दी और हमने क्या है एक पैराग्राफ लिखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। इस पे कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही। अब हमने div को डिज़ाइन देना है HTML में, ठीक है। हम HTML में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे div। अब div हमने लिखा और इसको क्या है डिज़ाइन देना है। अब सबसे पहले इसका बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर हम लिख देते हैं। बॉर्डर के साथ हमने 3 एलिमेंट्स इकट्ठे लिखने होते हैं। सबसे पहले बॉर्डर कितना होना चाहिए उसकी विड्थ, मैं इसको कर देता हूँ 1px। इसके बाद स्पेस देकर हमने लिखना है कि उसकी टाइप कौन सी है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सॉलिड। नेक्स्ट चीज़ हमने लिखनी है उसका कलर, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, उसने एक बॉर्डर इसके दरमियान जनरेट करके दे दिया है। ये हमारे पास क्या है, एक डिव है, ये एक कंटेनर है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डाटा है। अब पिछले चैप्टर जब हम एक्स्ट्रा मार्कअप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि बॉर्डर हमें शो नहीं हो रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या है, डिव जो हमारे पास है वो एक कंटेनर होता है। अब हमने उसको बॉर्डर करके देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास CSS का कमाल है। नेक्स्ट हम बुक से देख लेते हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर ये देखें, उसने भी ऐसा ही किया। बैकग्राउंड कलर भी हम बॉर्डर को दे सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपने खुद से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है, वो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। BG कलर ये एक्वा कर देते हैं। अब ये देखें उसने उसको क्या है कलर कर दिया है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस करने से ये काम क्या है हमें आएगा। वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अब उसने बताया हुआ है कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों यूज़ करते हुए, ये आपने पढ़ लेना है। और इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फ़ायदा ये है कि हमने जो वेबसाइट बनानी होती है, वेबसाइट हमारी क्या है यहाँ पे, ठीक है, HTML के पेज पे हमने उसको डिज़ाइन किया है। जस्ट हमने क्या है लिंक कर दिया। लिंक करने से हमारे पास इसकी जो साइज़ है वो हमारे पास नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कंट्रोल में रहेगा। हमने एक्सटर्नली उसको कमांड्स दी हुई होंगी, तो ये उसका फ़ायदा है। जितना ये हमने जो स्पेसेस हैं कम से कम रखनी है ताकि हमारी वेबसाइट करप्ट ना हो और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, ठीक है। यहाँ पे बुक पे आ जाते हैं। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CSS एंड ब्राउज़र क्विक्स। अब जो CSS है वो डिफरेंट ब्राउज़र्स पे क्या है डिफरेंट तौर पे वर्क करती है। अब इस चैप्टर की समरी है, ये आपने पढ़ लेना है खुद से। अब नेक्स्ट चैप्टर है कलर। हमने ऑलमोस्ट दिए ही यही कलर हैं। हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, हमने सिलेक्टर लेना है और उसको कलर कर देना है। कलर करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं, कलर, टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट, बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया और सिंपल कलर देना भी देख लिया। हमने कलर का नेम लिख देना है। लेकिन कलर को देने के यहाँ पे क्या है 3 तरीके हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने दिया फॉर फोरग्राउंड कलर, हमने जस्ट कलर दिया और उसका नेम दिया, तो हमारे पास क्या है कलर आ गया।
लेकिन कलर देने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। हम पहला है कलर का नेम दे देना, हमने कलर लिखा उसके आगे उसका क्या है नेम दे दिया। नेक्स्ट है कलर, कलर लिखने के बाद हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है ना, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। पहले हमने उसको वैल्यू दे दी। अब वैल्यू हम 3 तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट हमने वैल्यू दी, कलर का नेम लिख दिया। सेकंड हम वैल्यू देते हैं हैश लगाकर, और एक हर कलर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, आप गूगल से भी देख सकते हैं। और आजकल क्या है, मेटा एआई व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि फलां कलर का हमारे पास हेक्स कोड क्या होगा। ठीक है, तो हेक्स कोड वो दे देगा, आप हेक्स कोड लिखेंगे और हमारे पास वो आ जाएगा। और ये चीज़ भी है कि कुछ कलर्स हमारे पास स्टाइल शीट में अवेलेबल नहीं होते, जो उनको हम कैसे गूगल से लेकर अपनी स्टाइल शीट में ला सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है RGB वैल्यू। आर से ये हमारे पास 3 यूनिवर्सल कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। इन्हीं तीनों कलर से मिलकर सारे कलर्स बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमने हेडिंग H1 को टारगेट कर देते हैं यहाँ पे, H1। और H1 में क्या है, कलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RGB लिखा, तो यहाँ पे उसकी RGB वैल्यू देनी है, रेड ग्रीन ब्लू। अब वो पूछ रहा है कि रेड कितना होना चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ 200। ठीक है, ये 0 से 255 तक होते हैं। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ 34। ठीक है, 34। और अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू देनी है, कोई भी हम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 234 कर देता हूँ। अब हमने इसकी वैल्यूज़ दे दी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उसने हेडिंग को क्या है, एक कलर दे दिया है खुद से जनरेट करके। अब हम ये वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास कलर भी चेंज होगा, लेकिन ये नहीं है, हमने इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है, हम इसको 0 दे देते हैं। अब हमारे पास हेडिंग का कलर और हो गया है। यहाँ पे मैं डिव का बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि हमारे पास कलर वाजे नज़र आए। ठीक है, अब ये देखें, ये कलर आ गया है। अब नेक्स्ट मैं अगेन हटा देता हूँ ये कलर, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अब देखते हैं वो हमारे पास क्या है, रेड कलर। अब हमारे पास हेडिंग कैसी आ रही है, ये हमने देखना है। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे और हमारे पास क्या है, कलर चेंज होता जाएगा। मैं इसको अब बढ़ा देता हूँ 300। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक और कलर जनरेट करके दे देगा। यहाँ से हम RGB वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारे पास क्या है, कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, सेट द कलर ऑफ एन एलिमेंट H12, ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास RGB वैल्यू से कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 27 और 200 पे हमारे पास RGB का कलर हमारे पास क्या हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर, रेड के लिए ये आ जाएगा, और डिफरेंट ये यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो RGB से हमारे पास कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है RGB का तरीका। नेक्स्ट हमारे पास है हैश टैग, हैश लगाना है। हैश लगाकर यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, यहाँ पे बुक से देख लेते हैं। अब यही बुक वाली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इधर आकर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब उसने क्या है, कोई वैल्यू दे दी है। अब ये देखें, उसकी वैल्यू आ गई है। तो ये बुक में भी कुछ दी हुई हैं और इंटरनेट से भी ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर है, उसमें भी हम ये तीनों चीज़ें तीनों तरीकों से हम दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का हमने प्रॉपर्टी देनी है और प्रॉपर्टी वैल्यू दे देंगे। ये हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं। अब RGB वैल्यूज़ फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये मैंने बता दिया है, ये 0 से 255 तक होती हैं। और हेक्स कोड हैं, ये हैश के आगे हमने कोड लगा देना है। और नेक्स्ट है कलर नेम, कलर नेम हमने
ऑलरेडी करके देखे हैं। अब ये HUE इज़ नियर टू दी क्लिकल आइडिया ऑफ कलर टेक्निकली स्पीकिंग हाउएवर अ कलर कैन। अब ये HUE, जब हम HUE लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, इस तरह की शीट आ जाएगी। ठीक है, हमने उसमें से कलर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ है सैचुरेशन। ठीक है, कि कलर की डार्कनेस कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हम ओपेसिटी RGB के साथ RGBA लिखेंगे तो वो ओपेसिटी को शो कर देगा, इस कलर की डार्कनेस कितनी रखनी है। और ये ब्राइटनेस है। ठीक है, ये अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। कंट्रास्ट when picking foreground and background colors it is important to ensure that there is enough contrast for the text to be legible। अब हमने ये देखना है कि कंट्रास्ट हमने लाइट इतनी रखनी है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा हो। ठीक है, ये ओपेसिटी, ये मैंने आपको अभी बताया है कि ओपेसिटी क्या वर्क करती है। RGBA, RGB के साथ हम क्या है ए का इजाफा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या है, उसी एक ही कलर। अब हम अगेन यहाँ पे अपने कोड पे आ जाते हैं, यहाँ पे RGBA। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ये उसकी ओपेसिटी मैंने क्या है 1 रख दी। अब ये 0 और 1 के दरमियान होती है ओपेसिटी। अब इसका कलर ये है। अब इसकी ओपेसिटी चेंज करके देखते हैं, 0.5 कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, कलर वो थोड़ा हल्के रंग में आ गया। ठीक है, इसकी ओपेसिटी और कम कर देते हैं, 0.2। अब और कलर हल्का हो गया। ठीक है, अब ये देखें तो ये ओपेसिटी क्या करती है, कलर की डार्कनेस को शो करती है। अब इसको 0.8 कर देते हैं तो ये हमारे पास अगेन डार्क हो जाएगा। तो ओपेसिटी का हमारे पास ये वर्क है, कलर की ओपेसिटी हमारे पास ये वर्क करती है। ठीक है, उसके लिए RGBA हम यूज़ करते हैं, HSL कलर्स। अब HSL हमारे पास क्या है, H हमारे पास ये है HUE को, S सेचुरेशन और L लाइटनेस को शो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ HUE इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, HSL यूज़ करेंगे या HSLA यूज़ करेंगे। ठीक है, HSL यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या है ये कलर देकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या है उसको टर्मिनेट करना है। तब हमारे पास क्या है न्यू टैग आएगा। टर्मिनेट कैसे करना है, उसको सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ पे Ctrl+V किया। अब ये हमारे पास क्या है, एक कलर दे दिया है उसने बैकग्राउंड में, HSL कलर। ठीक है, HSL हम खुद से लिखेंगे HSL तो भी हमारे पास कलर आ जाएगा। ठीक है, HSL लिखने से हमारे पास खुद ब खुद कलर आ जाएगा। उसकी क्या है बैक साइड पे हमने क्या है कलर दे दिया। अब इसको भी HSLA भी हम कर सकते हैं। ठीक है, A लगाएंगे और यहाँ पे एक साथ में वैल्यू ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, अब उसने डार्क कर दिया, 0.8 कर देता हूँ। अब उसने क्या है उसको पहले लाइट कर दिया था, अब थोड़ा डार्क कर दिया है। यही है, इससे हम क्या है लाइट और ओपेसिटी भी साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, HSLA भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे उसने खुद भी किया हुआ है। एग्जाम्पल कलर, अब ये है एग्जाम्पल कलर, उसने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे कलर की। ठीक है, ये सारे हमने क्या है एग्जाम्पल किए हुए हैं, सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है टेक्स्ट का। टेक्स्ट टेक्स्ट हमने देखना है साइज एंड टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, कैपिटलाइज एंड अंडरलाइन, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। अब हमने इस चीज़ को देखना है टेक्स्ट को। ठीक है, टेक्स्ट पे हमने क्या है डिफरेंट HTML में भी हमने बोल्ड इटैलिक्स पढ़ा था। ठीक है, कि हमने बोल्ड और इटैलिक कैसे करना है।
अब यहाँ पे हम क्या है CSS के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। CSS के थ्रू हम कैसे करेंगे ये अभी देख लेते हैं, ठीक है। टाइपफेस टर्मिनोलॉजी, टाइपफेस टर्मिनोलॉजी, अब ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ और मोनोस्पेस। ये हमारे पास क्या है डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट को लिखने के। सेरिफ हमारे पास क्या है इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, सैन सेरिफ इस तरह का, और मोनो सेरिफ हमारे पास क्या है इस तरह का। वो जो मोनो सेरिफ है वो हमारे पास उसमें हर जो लफ्ज़ है चाहे वो छोटा है या बड़ा है वो एक एटम, ठीक है, एक विड्थ, एक लफ्ज़ की विड्थ को पूरी कवर करता है, ठीक है। आई हमारे पास सीधा आई हम इस तरह भी लिख सकते थे लेकिन उसने क्या है पूरी विड्थ ली हुई है। अब जो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, ये हम फ़ॉन्ट फैमिली का टैग देकर उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे H1 की, यहाँ पे टैग दे देते हैं फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट फैमिली, अब ये मोनोस्पेस लिखा हुआ है, ये एरियल, और यहाँ पे ये सेरिफ, सैन सेरिफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो हम अपनी मर्ज़ी से देना चाहें, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। ये मोनोस्पेस है। अब मोनोस्पेस से हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हेडिंग पे ये देखें उसने क्या है उसको मोनोस्पेस कर दिए। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, सैन सेरिफ है। अब हम क्या है यहाँ पे कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है डिफरेंट, ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं। इससे क्या है हमारे पास क्या है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। ये फ़ॉन्ट फैमिली थी हमारे पास, ये उसके स्टाइल हैं। अब यहाँ पे हम बोल्ड और इटैलिक भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने बोल्ड कैसे करना है, बोल्ड के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम करेंगे उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट वेट, ये बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग, इसको मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट के साथ ये फ़ॉन्ट वेट आ रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको 300 कर दिया px, ठीक है, 300 px ये कर दिया। अब इसका देखते हैं ये हमारे पास क्या है, इसने कोई इस पे ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डाला। अब इसको और बड़ा कर देते हैं 600 px, अच्छा हम यहाँ पे क्या कर फॉन्ट वेट को हमने क्या है बोल्ड के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे सिंपल बोल्ड लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या है हेडिंग को बोल्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसी स्पेशल लफ्ज़ को यहाँ पे दे देते हैं, कोई क्लास दे देते हैं और उसको बोल्ड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड पे आना है, यहाँ पे एक लफ्ज़ को, यहाँ पे इस लफ्ज़ को चुन लेते हैं, ठीक है। इस लफ्ज़ को मैं कोई टैग दे देता हूँ, ठीक है, पी, और पी को यहाँ से पी के अंदर हमने क्या है टेक्स्ट को रखना है, कंट्रोल वी। अब ये हमारे पास है, अब इसको कोई ना कोई मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास दी इसको डी ई, मैंने इसको ऐसे ही या इसको कमांड दे देते हैं, क्लास दे देते हैं कि बोल्ड, ठीक है। हमने क्या करना है बोल्ड, तो इसको बोल्ड की क्लास दे दी। अब क्लास को कॉल कैसे करना है, यहाँ पे आना है और डॉट BOLD बोल्ड, बोल्ड हमने क्लास को कॉल किया और इसमें लिखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें ये वो हमारे पास ये था सेपिनेट, जो भी लफ्ज़ था हमारे पास ये क्या है बोल्ड हो गया है, तो ये बोल्ड है। अब इटैलिक अब अगर हमने करना है तो हमने करना है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे कोड पे आना है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल,
हम पूरा लिख लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, ये खड़ा है फ़ॉन्ट स्टाइल, और इसको क्या है इटैलिक कर देंगे तो ये हमारे पास इटैलिक भी हो जाएगा। ये देखें इटैलिक हो गया। नेक्स्ट है अगर हमने अपर केस बनाना है या किसी लफ्ज़ को लोअर केस बनाना है तो वो हमने कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम कमांड देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा, लोअर केस के लिए सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे, अपर केस के लिए सारे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज से हमारे पास क्या है पहला लफ्ज़ क्या है बड़ा हो गया है। अब इसको कैपिटलाइज की बजाय हम इसको क्या कहते हैं अपर केस। अपर केस से हम देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है, सारे लफ्ज़ हमारे पास क्या है अपर केस में चले गए। अब इसको हम क्या है लोअर केस कर देते हैं, लोअर केस, तो ये हमारे पास सारे लफ्ज़ क्या है अगेन छोटे हो गए। तो ये हमारे पास है स्टाइल, ठीक है। ये हमारे पास फ़ॉन्ट वेट में ये हम क्या कर सकते हैं लाइट करेंगे, मीडियम, बोल्ड, और ये हम क्या है डिफरेंट दे सकते हैं इटैलिक, ओब्लिक और नॉर्मल स्टाइल में। और स्ट्रेच, स्ट्रेच में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच में हम लफ्ज़ को क्या है उसको थोड़ा खींचा हुआ आ जाएगा लफ्ज़ में, ठीक है, ये चीज़ है स्ट्रेच। चूजिंग अ टाइप फेस फॉर यूर वेबसाइट, अब हमने एक टाइप फेस एक फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम कोई एक पूरी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए क्या है कोई एक फ़ॉन्ट फैमिली जो हमें पसंद आएगी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये हमारे पास जो गॉर्जिया है वो इस तरह उसकी राइटिंग होती है, टाइम्स की इस तरह, टाइम्स न्यू रोमन इस तरह, एरियल, और ये उसने स्टाइल दिखाए हुए हैं, ठीक है, कि डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं। ये मोनोस्पेस में है, ठीक है, मोनोस्पेस में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे टाइप के अंदर टाइप है, ठीक है, हमारे पास स्टाइल 3 है और उसके अंदर आगे डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास, कोरियर, कोरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन, ईटीसी जो हमारे पास है ये हैं। और टेक्निक्स दैट ऑफर अ वाइडर चॉइस ऑफ टाइप फेसेस, अब यहाँ पे बुक पे लिखी हुई हैं टाइप फेसेस, ये आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फेस और सर्विस्ड बेस्ड फ़ॉन्ट फेस, ये डिफरेंट चीज़ें हम लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फैमिली से हम क्या है फ़ॉन्ट फैमिली को हमने अप्लाई करके देखा है कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। फ़ॉन्ट फैमिली में हम डिफरेंट 3 वैल्यूज़ जहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड हमारे पास है फ़ॉन्ट फेस को शो करती है, और जो हमारे पास सेकंड है ये हमारे पास क्या है एक उसके जो हमारे पास डिफरेंट राइटिंग के स्टाइल्स होते हैं, ये एक टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये उसको मतलब यहाँ पे टाइम्स इसको शो कर रहा है, और ये उसका ये हमारे पास है फ़ॉन्ट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उसके स्टाइल को शो कर रहा है। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हमारे पास होती हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में हमने फ़ॉन्ट फैमिली को देख लिया। टाइप स्केल्स, अब टाइप स्केल्स हैं, टाइप स्केल में हम क्या है उसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पीटी में हमने उसके साइज़ को देखना है, यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं कि उसका साइज़ हम 8 पीटी रखेंगे, 9 अप टू 32 पीटी, वो इस तरह शो करेगा। अब यूनिट्स ऑफ टाइप साइज़, अब उसके यूनिट्स हैं। अब H1 जो हमारे पास होता है वो 24 पिक्सल का होता है। ये हमारे पास कमांड जब हम देते हैं तो ये फिक्स्ड है कि वो 24 px का ही होगा। H2 हमारे पास 18 px, अब H3 14 px, बॉडी 12 px की होती है। और अब है परसेंटेजेस, परसेंटेज में उसको ये वैल्यू है EMS, EM हमारे पास क्या है M, M हमारे पास एक करेक्टर है, और EMS हम एक EM वैल्यू देंगे तो एक करेक्टर की स्पेस लेगा, 2 EM वैल्यू देंगे तो 2 वैल्यू 2 करेक्टर्स की वैल्यू लेगा, 3 EM देंगे तो 3 करेक्टर्स की। जो H1 है वो 1.5 यानी कि 1.5 करेक्टर्स की स्पेस लेता है, जो H2 है 1.3 की, H3 इस तरह, ये हमारे पास क्या है लिखा हुआ है। अब है नेक्स्ट है 16 पिक्सल स्केल, ये हमारे पास क्या है 16 पिक्सल स्केल है।
ये अलहदा स्केल है, ठीक है। उसमें हमारे पास H1 हमारे पास 32px का होता है और डिफरेंट ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब है मोर फ़ॉन्ट चॉइस। मोर फ़ॉन्ट चॉइस हम ये क्या है, ये हमने क्या है गूगल से लेनी होती है, गूगल से लेनी होती है और उसको हम @फ़ॉन्ट फेस करेंगे और यहाँ पे क्या है उसका फ़ॉन्ट फैमिली लिख कर फ़ॉन्ट फैमिली के आगे उसका URL देंगे। URL क्या होता है, एड्रेस होता है जो हमने गूगल से कॉपी किया होता है। गूगल से हम कॉपी भी करके लगा सकते हैं या गूगल से डाउनलोड करके वहाँ पे जिस फोल्डर में हमने रखा हुआ है उसके सोर्स में, उस URL में उसका सोर्स दे देंगे कि वो इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। जैसा कि हमने लिंक्स के चैप्टर में देखा था कि हम पिक्चर कैसे लगाते हैं, इसी तरह ये भी वही सेम चीज़ है। अब ये है ब्राउज़र। ब्राउज़र जो हमारे पास है, जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड करने हैं या फ़ॉन्ट उठाने हैं गूगल से। अब क्रोम है, क्रोम SVG जो हमारे पास फॉर्मेट है उसको सपोर्ट करेगा, बाकी टाइप के फॉर्मेट को हमारे पास सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम फाइल में लगाएंगे तो वो हमारे पास सिंपल नॉर्मल जैसे हमारे पास है नॉर्मल दिखेंगे। अब क्रोम 6 प्लस है, वो TTF जो, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखना है ये लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, ब्राउज़र नेम्स लिखे हुए हैं और कौन कौन से फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट करते हैं। सबसे जो ज़्यादा है वो TTF या OTF हमारे पास है, उस फॉर्मेट को, उस फॉर्मेट के आपने क्या है फ़ॉन्ट फैमिली को डाउनलोड करके लगाना है। अगर आप ये जो HTML और CSS के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ है हमारे पास। बोल्ड फॉन्ट वेट ये मैंने अभी आपको बता दिया है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, फॉन्ट स्टाइल लगाकर इटैलिक करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से अपर और लोअर केस कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ये अंडरलाइन अगर हमने करना है या स्ट्राइक, स्ट्राइक हमारे पास क्या होता है, अंडरलाइन हमारे पास है नीचे उसकी लाइन लगा देता है और जो स्ट्राइक है हमारे पास क्या है वो उसको मिड से कट कर देता है, ये हमारे पास क्या है स्ट्राइक होता है। अब नेक्स्ट है लीडिंग लाइन हाइट। लाइन की हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग हमारे पास कितनी होनी चाहिए। इस लाइन और इस लाइन के स्पेस हम कहते हैं कि ये हमारे पास है थोड़ी स्पेस है, अगर हम इसको ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे 1.4 EM। EM हमारे पास है, एक EM एक करेक्टर की स्पेस लेता है। अब हम उसकी लाइन जितना मर्जी चाहें दे सकते हैं, उसने यहाँ पे इस लाइन को दे दी है हाइट, ठीक है। CSS के थ्रू उसने पहले यूज़ की हुई है HTML और HTML के P के टैग को उसने यहाँ पे लाइन हाइट डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट है लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। अगर हमने दो लेटर्स के दरमियान स्पेस देनी है तो वो हम कैसे देंगे, तो यहाँ पे कोड पे आ जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। P हमारे पास है, P को हम P पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। P पे अटैक कर दिया हमने, P को टैग कर दिया, जो भी आप कह सकते हैं। उसके लिए हमने क्या है लेटर स्पेसिंग देखनी है, यहाँ पे लिखेंगे लेटर स्पेसिंग, हम दे देते हैं 2EM, ठीक है। 2EM दी, आप देखते हैं ये हमारे पास क्या है 2EM से उसने सारे लेटर्स को आपस में क्या है 2EM की स्पेस दे दी है। अब अगर हम इसको 1EM कर दें, 1EM, अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उसने क्या है हर लेटर को एक EM की स्पेस दे दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको 0EM कर दें तब हमारे पास क्या है, तब हमारे पास जैसे पहले थे करेक्टर्स वैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लाइन स्पेसिंग के लिए हमने क्या है हेडिंग पढ़ी थी, ठीक है। लाइन हाइट, लाइन हाइट, लाइन हाइट से हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग भी हम देख लेते हैं, पहले वर्ड स्पेसिंग में दे देता हूँ, वर्ड स्पेसिंग इसको मैं कर देता हूँ 1EM।
1 EM करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, हर वर्ड के दरमियान क्या है, स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब लाइन हाइट यहाँ से कर देते हैं 2 EM। ये हमारे पास क्या करेगा, लाइन की हाइट, ये देखें उसने लाइन की हाइट को क्या है, बढ़ा दिया है। तो ये हमारे पास इस तरह वर्क करता है। ये हमारे पास बहुत बेहतरीन बुक लिखी हुई है, बुक से भी आप देख सकते हैं, हर चीज़ क्लियर है। टेक्स्ट अलाइन, अब हमने टेक्स्ट को अलाइन करना है। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को राइट साइड पे रखें, लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, तो वो हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट अलाइन करने से मैं अब इसको देता हूँ टेक्स्ट अलाइन और सेंटर कर देता हूँ, तो वो क्या है, सेंटर कर देगा। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या है, सेंटर में हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के। बाकी नेक्स्ट हम टेक्स्ट अलाइन से आगे जो क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये हमने क्या है, टेक्स्ट को फिगर के साथ कैसे अलाइन करना है, उसमें ये हमारे पास है टेक्स्ट इंडेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे वर्क करता है। आज तक हम क्या है, टेक्स्ट अलाइन से आगे नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और फायरबेस होस्टिंग भी देखेंगे कि वो हमारे पास कैसे, हमने एक वेबसाइट बना ली, उसको आगे हमने गूगल पे कैसे लेके जाना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।